Hello everyone. Today we are going to start with physics chapter 4 motion in a plane. तो ये चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा वेक्टर्स के ऊपर. ठीक है. दो टाइप की क्वांटिटीज हमने अभी तक पढ़ी है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड उनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए इनफ होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क. मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनके मैग्नीट्यूड से हम इनका कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं. we don't require any other information regarding these quantities other than their magnitude. But there are some other physical quantities which require magnitude as well as direction. ये बहुत बार सुना है तुमने, क्लास 9 से सुनते आ रहे हो. There are some other physical quantities which require magnitude as well as direction for their complete description. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोजीशन, displacement, velocity, acceleration, force, linear momentum, impulse, etc. इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज अभी तक तुमने डील कर लिए, उनके फॉर्मूला तुमने डिराइव कर लिए हैं, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, उनका मीनिंग तुम्हें पता है, उनकी डेफिनेशन, उनके एसआई यूनिट्स, यू नो एवरीथिंग. बट द ओनली थिंग you have heard about them is their vectors. You have not actually known vectors, or you have not actually dealt with vectors as you should. So yes, इस chapter में you are going to deal with vectors. Vector quantities are direction oriented and these quantities act in a particular direction. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये दो क्वेश्चन इस पे वैलिड हो जाते हैं. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद ही वी गेट कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग दिस क्वांटिटी, complete description regarding this quantity. Otherwise, the information is to be understood as incomplete. So, जो अपना नॉर्मल एल्जिब्रा था, जो अपने स्केलर क्वांटिटीज के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, या फिर हमने ये वेक्टर्स के लिए भी नॉर्मल एल्जिब्रा अब तक यूज किया है, बिकॉज दे वर यूनिडायरेक्शनल वेक्टर्स. यूनिडायरेक्शनल मतलब दे वर ऑल डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसलिए इसके पहले वाले जो चैप्टर का नाम था वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि वहां पे भी हम वेक्टर्स के साथ तो डील कर चुके हैं, बट ऑल दोज वेक्टर्स वर इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, बट अगर ये वेक्टर स्ट्रेट लाइन में नहीं हो तो फिर कैसे डील किया जाए. तो तुम्हारा नॉर्मल एल्जिब्रा तो वहां पे काम नहीं आएगा. यू आर गोइंग टू रिक्वायर न्यू रूल्स, न्यू मैथमेटिक्स, दैट इज वेक्टर एल्जिब्रा. ठीक है, वेक्टर एल्जिब्रा एक बार तुम समझ गए तो वेक्टर एल्जिब्रा में तुम्हें वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, दैट ऑल्सो इन टू डिफरेंट वेज, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ये सारी चीजें मतलब वेक्टर एल्जिब्रा हमें सीखना है सबसे पहले. इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेक्टर एल्जिब्रा. तो जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस चैप्टर में पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमने यूज किया था. तो मैंने तुम्हें बताया कि हमने इसलिए ये सारे कैलकुलेशन कर लिए विदाउट द नॉलेज ऑफ वेक्टर एल्जिब्रा. हमने ऑलरेडी वेक्टर्स के साथ इसलिए डील कर पाए हम बिकॉज ये सारे वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स थे. 2 और 3 डायमेंशनल मोशन भी होते हैं और वहां पे तुम्हारा नॉर्मल एल्जिब्रा काम नहीं आता है. ठीक है, देखो वन डिमेंशनल में बात बहुत साफ है. वन डिमेंशनल मोशन या वन डिमेंशनल जब हम किसी भी क्वांटिटीज का सिंगल डिमेंशनल स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सपोज दो क्वांटिटीज है, दो वेलोसिटीज है v1 v2.
दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटी v1 प्लस v2 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो राइट वाला डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस जो लेफ्ट वाला डिस्प्लेसमेंट है उसको नेगेटिव लेंगे, तो बेसिकली S2 माइनस S1 करेंगे। सिंगल डायरेक्शन में तो कोई इश्यू था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस से हमारा काम चल रहा था। जब दो डिस्प्लेसमेंट या दो वेलोसिटीज या दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल आ जाता है, तब कैसे उनको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे या मल्टीप्लाई करे, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस करते हैं रियल लाइफ में, बट अब तक ऐसे एग्जाम्पल हमने लिए ही नहीं। तो प्रॉब्लम तो था, लेकिन प्रॉब्लम कभी हमने देखा नहीं, तो हमको लगा कि प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अब तुम्हें ये प्रॉब्लम दिखाएंगे और इसको फिर सॉल्व भी करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो बहुत कुछ लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका जो जिस्ट है वो तुम्हें दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से ड्रॉप करेंगे सर्टेन हाइट से, तो इट मूव्स अलोंग अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे या डाउनवर्ड थ्रो करेंगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है या ऊपर जाता है तो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज इन लाइन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एंड जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लाइन में ही होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब कुछ जो भी चीजें हो रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं या फिर फ्री फॉल करवा रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड उसको रिलीज कर रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो कि अगर तुमने बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, अब बॉल तो जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज स्टिल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसका, वेलोसिटी इन विच यू हैव थ्रोन द बॉल एंड acceleration due to gravity which is pulling the ball towards itself, right? So इस केस में the the path followed by the ball or the path followed by the object which you have thrown horizontally will not be a straight line। और ऐसे मोशंस को स्टडी करने के लिए हमें वेक्टर्स का नॉलेज, वेक्टर एल्जिब्रा का नॉलेज काफी काम आता है। और ऐसा ही एक मोशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विच इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, लेकिन उसके लिए वेक्टर एल्जिब्रा पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके तो चलो, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं तुम्हें बताते जाता हूँ, आई विल डिस्कस विथ यू। इसमें से कुछ नोट करना है, आई डोंट नो, सिर्फ सुन लो, नोट करने की तो इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके देखो, स्केलर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ नॉर्मल नंबर्स जैसा होता है, तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन स्केलर्स के लिए बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, मास को अगर ऐड करना है 2 kg प्लस 2 kg, सीधा 4 kg हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर्स को अगर डील कर रहे हो तुम टेम्परेचर्स के साथ विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो टेम्परेचर्स का डिफरेंस निकालना है, दो दो प्लेसेस की टेम्परेचर का डिफरेंस, 43 डिग्री और 15 डिग्री टेम्परेचर है दो जगह पे, उनका डिफरेंस कितना है टेम्परेचर में, सीधा सब्ट्रैक्ट करो 28 डिग्री आएगा, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो दो स्केलर के एग्जांपल बताए मैंने, एक एग्जांपल लेते हैं वेक्टर का। एक ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो चेंज इन वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड हुई, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ठीक है। सिंस द वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग वेक्टर एल्जिब्रा के बिना
नहीं निकाल सकते। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सबसे मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूं कैसे समझ में आएगा ये कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फोर्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल applied in a particular direction. So force is a kind of push or pull applied in a particular direction. मतलब force vector है, क्योंकि force without the direction force का जो meaning है वो incomplete है। force कितना है, how much is the force, what is the magnitude of the force, ये एक legit question है। but फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है ये भी बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है। ये दोनों चीजों के बगैर, विदाउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, फोर्स का मीनिंग इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो फोर्स एक 10 न्यूटन का फोर्स है सपोज, उसको अप्लाई किया हमने एक ऑब्जेक्ट पे टूवर्ड्स ईस्ट, एंड दूसरा एक फोर्स है 10 न्यूटन का, हमने अप्लाई किया सेम ऑब्जेक्ट पे टूवर्ड्स वेस्ट। अब हमें पता है ईस्ट और वेस्ट क्या है। ईस्ट और वेस्ट दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक सेम फोर्स एक बॉडी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, टोटल फोर्स इस पे, नेट फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ईस्ट वाला फोर्स +10 न्यूटन ले लोगे तो वेस्ट वाला फोर्स -10 न्यूटन लेना पड़ेगा और दोनों का सम जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल फोर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर ये सेम एग्जांपल में both the forces of magnitude 10 न्यूटन are acting towards east, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, क्योंकि फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन विल कंप्लीटली सपोर्ट ईच अदर, तो मतलब उनका एडिशन सीधा सीधा एल्जेब्रिकली हम लोग कर सकते हैं। सो वी कैन हैंडल एडिशन ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब एक ही लाइन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, by the use of positive and negative signs. But think about a case when a force of 10 newton is applied on an object towards east and another 20 newton force is applied towards north. Then what is the total amount of applied force on this object and in which direction? सबसे बड़ा question. In this case, applied forces are perpendicular to each other and we cannot find the total force without the knowledge of proper vector algebra. तो ये और एक मैंने इंस्टेंस बता दिया जहां पे वेक्टर के बगैर, सबसे पहला मैंने बताया था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैंने बताया था। दूसरा ये फोर्स वाला एग्जांपल बताया। मतलब आगे जितने भी चैप्टर आने वाले उसमें वेक्टर एल्जेब्रा के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। नॉट ओनली इन मैकेनिक्स, मतलब काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स, उसमें तो वेक्टर्स है ही इन्वॉल्व। यू विल सी दैट आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे तुम्हारा रोटेशनल मैकेनिक्स, वो पूरा जो यूनिट है उसमें वेक्टर्स का यूज है। उसके बाद तुम अगर क्लास 12th में देखते हो तो फर्स्ट चैप्टर से ही वेक्टर का यूज स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मतलब वेक्टर का यूज यहाँ पे सिर्फ काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स से लिमिटेड नहीं है, ये थ्रू आउट अब आगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिसके साथ हम डील करने वाले हैं, उनको समझने के लिए हमें वेक्टर एल्जेब्रा को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो दिस इज, वेक्टर एल्जेब्रा इज काइंड ऑफ अ टूल। वेक्टर एल्जेब्रा क्या है? एक टूल है जिसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। For general mathematical discussions, we often refer to physical quantities in symbolic form, है ना? कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को हमें अगर सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है।
तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग नॉर्मल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इन सिंबॉलिक फॉर्म. फॉर एग्जांपल, इमीडिएट चॉइस ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट मास इन मैथमेटिकल इक्वेशंस इज m, है ना. इफ देयर आर masses of more than one objects, then we use m1, m2, etc. to represent the corresponding mass. v को हम वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, वेलोसिटी का सिंबल v है. u भी होता है वेलोसिटी का सिंबल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 0. काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें हमने v और u का यूज किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में. a का यूज होता है एक्सेलरेशन में. ये एक सिंबल है जिसको बोलते हैं रो. रो, RHO, तुमने शायद पढ़ा होगा पहले. रो, RHO ग्रीक लेटर है. इसका दो मीनिंग है बेसिकली. इसका एक मीनिंग है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दूसरा एक इसका यूज है, रो ही यूज होता है, वो है रेजिस्टिविटी. तुमने दोनों पढ़ा है. रेजिस्टिविटी करंट के यूनिट में पढ़ा है, डेंसिटी तुमने पढ़ा है मैकेनिक्स में सब्सटेंसेस को जब तुम पढ़ते थे, तो सब्सटेंसेस की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को समझने के लिए हम रो का यूज कर चुके हैं. रो का और भी दूसरे यूजेस हैं, मतलब एक सिंबल को मल्टीपल जगह पे हम लोग यूज करते हैं. तो रो का मैंने तुम्हें बताया. फोर्स के लिए हमारा जो सिंबल है, चोजन सिंबल, दैट इज एफ. ठीक है. अब वेक्टर क्वांटिटीज, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक छोटा एरो, वन स्मॉल एरो इज पुट ओवर द सिंबल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ए, बी और सी, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो वेक्टर फॉर्म में उनको सिंबॉलिक फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वी राइट देम लाइक दिस: ए over the arrow, or you can say under the arrow you are writing A, or there is an arrow over A, or arrow over C, arrow over B, like that. ठीक है. ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, टू बी फॉलोड टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज इन दोज इक्वेशंस in which directions of the vector is an important consideration. मतलब हमेशा उसको एरो के साथ रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हें दिखाना पड़ता है कि ये हमारी क्वांटिटी वेक्टर है, तो उसमें एरो डालना जरूरी है. समटाइम्स we need to write just the magnitude of vector quantity, and for that we use the same symbol without arrow. Or we can also write the modulus of vector to represent its magnitude. For example, हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर a, उसका अगर मैग्नीट्यूड तुम्हें दिखाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब उसका वैल्यू, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ ए लिख दो, या फिर मॉड ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. मॉड्यूलस तो पता है ना तुम्हें. यहाँ पे मॉड्यूलस का जो मीनिंग है वो ये है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. वो प्लस माइनस वाला तो जो मीनिंग है वो है ही, लेकिन ओवर दैट the modulus sign over here means that you're just dealing with the magnitude of this particular vector quantity. It is important to understand the language of the vectors for correct interpretations of the equations involving vector quantities. इसलिए मैं इतना डिटेल में बता, ठीक है, आगे तुम्हें तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए. तो ये तो हो गया तुम्हारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. इसके बाद है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमें ये चैप्टर में एडिशन पढ़ना है वेक्टर्स का, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, इन डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा. ठीक है. तो जनरल मेथड्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. For geometrical analysis, the vector quantities are represented by the lines with arrowhead as shown in the figure. जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर बी, वेक्टर ए का. ये वेक्टर बी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर सी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. अब तुम बोलोगे सर ये जो एरोस दिख रहे हैं हमको, और उसके साथ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिखा है, ये कौन सी क्वांटिटीज है? तो मैं बोल रहा हूं कि ये कोई भी क्वांटिटीज हो सकती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. ये तीनों क्वांटिटीज सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है.
ठीक है, या तो ये फोर्स है, या तो ये वेलोसिटी हो सकती है, या तो ये एक्सेलरेशन हो सकता है, या तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या तो ये लीनियर मोमेंटम हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। बट इनको हम जब विजुअली समझने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत काम आता है। बिकॉज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वेक्टर का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उसका हेड किधर है, उसकी टेल किधर है। हेड दिख रहा है तुमको? हेड मतलब जहां पे एरो हेड, टेल मतलब जहां पे एरो हेड नहीं है। सो हेड की डायरेक्शन में वेक्टर डायरेक्टेड है। अगर फोर्स मैं बताऊं, फोर्स एक क्वांटिटी है, उस फोर्स को समझने के लिए उसका मैग्नीट्यूड इनफ नहीं है, मैंने पहले ही बताया। फोर्स को समझने के लिए वी नीड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? तो एरो से दिखाएंगे। ठीक है, अगर मैंने किसी फोर्स वेक्टर को एरो के मेथड से रिप्रेजेंट किया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया, तो एरो देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाइड है। अब दूसरा फोर्स अगर होगा उसके साथ सेम बॉडी पे अप्लाइड, और उसका डायरेक्शन कुछ और होगा, तो दोनों के एरो को देख के हम समझ सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या दोनों के डायरेक्शन के बीच में कोई एंगल है। राइट? तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से तुम्हारा जो विजुअल अंडरस्टैंडिंग है वेक्टर्स का, देखो वेक्टर्स एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे जो तुम्हारे अराउंड फिजिकल वर्ल्ड है, उस पे काइनेमेटिक्स में तुम डे टू डे लाइफ में चीजें देखते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, चीजों के पास वेलोसिटी होती है, हम चीजों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सो इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनको विजुअलाइज करना ये पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है। तो इसको हम वेक्टर्स के हेल्प से, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम लोग थोड़ा सा और चीजों को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बॉडी, व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट। ये अगर हमें समझना है अच्छे से, तो वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस में वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइंस with arrowheads as shown in the figure. The point from where the line starts is called the tail or origin of the vector, and point where the line ends with the arrowhead is called the head or tip of the vector. तो हमेशा याद रखना, वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजिन और द टेल टू टूवर्ड्स द टिप और द हेड ऑफ द वेक्टर. The line with the arrowhead is made in the direction of vector. Length of this line is proportional to the magnitude of the vector. और एक important चीज, जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटी का। सपोज दो फोर्सेस है, मैंने दो फोर्सेस ड्रॉ किए, एक फोर्स ऐसा है और दूसरा फोर्स ऐसा है। ये दोनों फोर्स है, एक F1 है और एक F2 है। दोनों का डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया, ऑलमोस्ट पैरेलल फोर्सेस है ये, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। क्यों? क्योंकि जिसकी लाइन की लेंथ ज्यादा, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। मतलब लाइन की लेंथ प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड से, याद रखना है इसको। When the line with arrowhead is made to represent a certain vector quantity, the magnitude of the vector can be treated as the length of the line for geometric calculations, because we know that length is anyway proportional to the magnitude of vector. So suppose एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है to represent 40 न्यूटन फोर्स, तो we can assume a scale in which 10 न्यूटन is equal to 1 सेंटीमीटर। मतलब जो 40 न्यूटन वाली लाइन होगी वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, और डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा उससे। All the other forces used in the same context must be drawn with the same scale. मतलब अगर ये सेम प्रॉब्लम में, ये सेम सिचुएशन में हमारे पास और एक 30 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स है, तो हम सेम स्केल यूज करेंगे। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये सारे वेक्टर्स को हम ड्रॉ करेंगे एज पर देयर डायरेक्शन। ठीक है, as in practice we normally draw freehand diagrams, and the magnitude of vector is treated like length of arrow, and unknown lengths are calculated on the basis of concept of geometry like Pythagoras theorem etc. ठीक है, तो ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, यहाँ पे कुछ लर्निंग एंड मोर दिया है, ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने ये जो कंटेंट है ये पढ़ा नहीं अभी, तो एक बार बता देता हूँ मैं तुमको। वेक्टर्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स,
पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। नोट कर लेना। आई होप यू आर नोटिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट लगता है तुम अपनी नोट्स बनाओ, ताकि तुम्हें एग्जाम के टाइम पे तकलीफ ना हो। तो वेक्टर जनरली दो टाइप के होते हैं, पोलर वेक्टर होते हैं एंड एक्सियल वेक्टर होते हैं। द वेक्टर्स लाइक force, displacement, etc., which have starting point are polar vector। पोलर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ओरिजिन होता है जहां से वो स्टार्ट होता है। द वेक्टर्स लाइक एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं 11th में, शो रोटेशनल इफेक्ट्स एंड सीम टू एक्ट अलोंग अ रोटेशनल एक्सिस आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स फॉलो राइट हैंड स्क्रू रूल, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब एक्सियल वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट से, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उससे कोई लेना देना नहीं। एक्सियल वेक्टर एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता। पोलर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट होता है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पोलर वेक्टर से, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम कौन से वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है, बिकॉज दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज जब रोटेट हो रही है तो उसके एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर एक्ट करता है, इसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। सर्कुलर मोशन भी पढ़ने वाले, इसमें हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। Angle between two vectors, when two vectors are in the same direction, then the angle between the two vectors is 0 degree। जनरली जो अभी तक का हमारा सिचुएशन रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, या तो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या तो एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। बट अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, और तब उनके बीच का एंगल हो जाता है 180 डिग्री। एग्जांपल देके यहाँ पे समझा देता हूं मैं तुम्हें। सो दीज टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी अलोंग द सेम लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है बी। दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स, 0 डिग्री मतलब पैरेलल वेक्टर्स। ये आगे भी टाइप्स में आएगा। मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यहीं से शुरू होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो हमने वेक्टोरियल क्वांटिटीज को पढ़ा है, चाहे वो वर्टिकल मोशन हो, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, या फिर रिलेटिव मोशन हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, जितने भी हमने वेक्टर क्वांटिटीज को डिटेल में पढ़ा है उस चैप्टर में, या तो दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते थे, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता था, या फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता था। ठीक है, तो यहां से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की स्टोरी शुरू हो गई थी। लेकिन इस चैप्टर में वेक्टर्स में तुम देखने वाले हो कि कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच का, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच का जो एंगल होता है वो एक्यूट भी हो सकता है, वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ऐसे केस में वो रिफ्लेक्स भी हो सकता है, वो कंप्लीट एंगल भी हो सकता है 360 डिग्री, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा था कि एक लाइन जब दूसरे लाइन के रिस्पेक्ट से जब रोटेट करती है तो उसके जो बीच का एंगल है वो चेंज होते रहता है, एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, रीचेस 360 डिग्री, एंड स्टिल फर्दर इफ देयर इज एन रोटेशन बिटवीन द टू लाइंस द एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग। वैसे ही दो वेक्टर के बीच में भी वैसा ही है चीज। But for simplification, we always take the angles between two vectors as the uh, as either acute angle or obtuse angle, क्योंकि ये दोनों केसेस में जो हमारे कैलकुलेशन है वो सारे फुलफिल हो जाते हैं। तो या तो एक्यूट एंगल ले लो या तो ऑब्ट्यूस एंगल ले लो, दोनों के बीच का। तुम्हें रिफ्लेक्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस में तुम्हारा काम हो जाएगा। सो ये जो यहाँ पे दो फिगर में एंगल्स दिख रहे हैं दोनों वेक्टर के बीच में, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, थीटा उसको नाम देते हैं जनरली। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन वेक्टर अलजेब्रा। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन मतलब इक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर अनइक्वल तब होते हैं जब उनका डायरेक्शन अलग अलग होता है, या फिर उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, या फिर दोनों अलग होता है।
डायरेक्शन भी अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग, या फिर डायरेक्शन सेम अलग अलग मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट, तभी भी ये अनइक्वली होंगे। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर बहुत इजी है। पैरेलल वेक्टर्स मैंने अभी बताया, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये दोनों जो पैरेलल वेक्टर्स है ये दोनों ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं बट इन द सेम डायरेक्शन, एंड दे कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, वन बिहाइंड द अदर, तभी भी इसको पैरेलल वेक्टर्स ही बोलेंगे। मतलब ये फिगर 2.3 का जो केस ए है और केस बी है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, बहुत समझ लेना बहुत इजीली कि दो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। दो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं क्योंकि इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। लेकिन दो पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल। जैसे यहाँ पे ए और बी पैरेलल वेक्टर है लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। देखो, ये दोनों एंटी पैरेलल है और ये भी दोनों एंटी पैरेलल है। तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर जो फिगर बी में है उनका एक ओरिजिन जो है वो सेम, मींस दे आर एंटी पैरेलल अलोंग द सेम लाइन। दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है। अच्छा, एंटी पैरेलल वेक्टर भी इक्वल हो सकते हैं बट कभी कभी ये इक्वल नहीं भी होते। ठीक है। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर दोनों मिलते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट बिकॉज नेगेटिव ऑफ वेक्टर आगे यूज होने वाला है। वेक्टर एल्जेब्रा में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी नेगेटिव साइन आया मतलब याद रखना कि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन डाला मतलब वो मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ same magnitude but in opposite direction. So minus a is a vector having same magnitude as plus a but in the opposite direction. ठीक है, मतलब इसका ये मतलब है कि ये वेक्टर अगर a है और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी a है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको माइनस साइन डाल देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। कितना डायरेक्शन, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 180 डिग्री, मतलब ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एक एग्जांपल नेगेटिव वेक्टर्स भी हो सकता है। सारे एंटी पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होते हैं लेकिन सारे नेगेटिव वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। थोड़ा सोचो इस बारे में। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब क्या है, वेक्टर्स acting along the same line or parallel lines are called collinear vectors. वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन मतलब ऐसे ये वाला फिगर बी, या फिर पैरेलल, पैरेलल मतलब इससे पहले वाला, ये वाले, मतलब ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स मे बी सेम और ऑपोजिट। तो मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं कलेक्टिवली। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों ऑब्जर्वेशंस, ये दोनों केसेस, ये ऊपर वाला एंटी पैरेलल है, नीचे वाला पैरेलल है। ऊपर वाला, सॉरी, ये दोनों एंटी पैरेलल है बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, नॉट, सॉरी, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, राइट। बट ये पैरेलल है, ये दोनों एग्जांपल एंटी पैरेलल है और सबको कलेक्टिवली कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, ये एक, मतलब मैं क्या बोलूं इसको, यूनिट वेक्टर तुम्हें इतना यूज आने वाला है आगे, इसको समझ लो ध्यान से। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, लिख लो, नोट कर लो, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड in a particular direction is called unit vector. A vector of unit magnitude in a particular direction is called unit vector. इसका मैग्नीट्यूड देखो, फिर से बताता हूं तुम्हें, मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड वेक्टर का 1 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स आर मेंट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर का यूज हम सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है
देखो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो वो जीरो वेक्टर बन जाएगा, फिर उसके डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, वन है, तो उसका डायरेक्शन ही सिर्फ वैलिड होगा। जीरो वेक्टर का तो डायरेक्शन भी वैलिड नहीं होता, जीरो वेक्टर कुछ होता ही नहीं है, जीरो वेक्टर एक पॉइंट होता है, एक डॉट होता है। ठीक है, व्हेन वी यूज सम सिंबल टू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, then instead of an arrow we put cap sign over the symbol. For example a cap, b cap, n cap, ये सारे रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर्स की। ए कैप, ए और उसके ऊपर ऐसा कैप डालना है। बी, इसको हैट भी बोलते हैं, ए हैट, बी हैट, सी हैट, एन हैट, कैप भी बोलते हैं, हम कैप बोलेंगे इसको। ठीक है, ये सिंबल है यूनिट वेक्टर्स, याद रखना है इसको। सो वी कैन डिफाइन वेक्टर फॉर एनी डायरेक्शन, but we must be aware that we also define unit vectors to represent positive direction of x, y and z axis. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये नोट कर लेना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। यूनिट वेक्टर्स को एक्स, वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई भी फोर्स, कोई भी वेलोसिटी, कोई भी एक्सेलरेशन, कोई भी वेक्टर जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो वो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग। एक आई कैप लिखते हैं, आई कैप। आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, j cap is the direction of all vectors along y axis, and k cap, I cap, j cap, k cap is the direction of all vectors along z axis। तो अगर तुम्हारे पास ये उप्स हम्म ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज ये तुम्हारी x डायरेक्शन, ये तुम्हारी y डायरेक्शन, और ये आगे आने वाली तुम्हारी z डायरेक्शन। ठीक है, ये y डैश है नेगेटिव डायरेक्शन में y, ये x डैश है नेगेटिव डायरेक्शन में x, और ये z डैश है। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी प्रीवियस चैप्टर में थोड़ी जानकारी दी थी। ठीक है, अब x डायरेक्शन में जो भी वेक्टोरियल क्वांटिटीज एक्ट करती है, उसका जो सिंबल है वो है आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज एक्ट करती है उसका सिंबल है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज एक्ट करती है उसका सिंबल है के कैप। ये आई कैप, जे कैप और के कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं एक फोर्स है, वो फोर्स का जो वैल्यू है दैट इज 10 आई कैप। इसका मतलब क्या है पता है तुमको? इसका मतलब है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, 10 न्यूटन है। चलो यहाँ पे न्यूटन लिख देता हूं ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। ठीक है, 10 न्यूटन है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग यूनिट वेक्टर व्हेन दैट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस। इसका बहुत काम आने वाला है आगे, तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, दीज थ्री सिंबल्स, दीज थ्री सिंबल्स, जब तो हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे ना अभी, रिजॉल्विंग द वेक्टर्स अलोंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो हम आई कैप, जे कैप और के कैप का बहुत यूज करने वाला है। एंड दीज थ्री सिंबल्स आर रिजर्व टू रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड हेंस वी मस्ट नॉट use these symbols to represent some other unit vectors। याद रखना है इसको और नोट कर लेना। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है? when we know that when two vectors are added or subtracted, then the result that we get must also be a vector quantity। देखो ये वाले फिगर में देखो, ये दोनों वेक्टर्स है, एक माइनस ए है और एक ए है। दोनों का ऑफ कोर्स ये माइनस ए क्यों है अब तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। ये माइनस ए इस वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर है। ऑपोजिट वेक्टर हमने बताया था ना, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव क्यों है वेक्टर? बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंटी पैरेलल है प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है, इसलिए दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। ऐसे क्वांटिटीज को, ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट एज जीरो। मतलब
ना तो हमें कोई मैग्नीट्यूड मिलता है ना तो हमें कोई डायरेक्शन मिलता है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नलीफाई। इन सच केसेस, we represent zero vector as a vector and it is called null vector or a zero vector. Hence, null vector or zero vector is a vector having zero magnitude. Since we cannot assign any direction to zero magnitude, direction of zero vector is arbitrary. Suppose there is one particle which moves from a point and comes back to the same point after some time, then its displacement is a null vector. The velocity vector of an object at rest is a null vector, right? अब null vector या zero vector को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बताता हूं। ऐसे नल वेक्टर होगा एक डॉट। आर यू सरप्राइज्ड? ये डॉट की कोई लाइन लेंथ होती है? नहीं, कोई लेंथ नहीं होती, डॉट की लेंथ ही नहीं होती। तो सही बात है ना, अगर ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी जो लेंथ होती है एरो की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब यहां तो मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो लेंथ भी जीरो होनी चाहिए, मतलब ये डॉट होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर अ जीरो वेक्टर इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वेक्टर जब पढ़ते हैं तो ये सारी टर्म्स पढ़नी पड़ती है हमको पहले, फिर वेक्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब बात की बात है, पहले तो ये सारी चीजें समझ लो, क्योंकि यही नहीं पता तुम्हें यूनिट वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल, पैरेलल, इक्वल, ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा कुछ। इसलिए ये सारी नोट्स ले लो, फिर आगे का चीजें इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। Co-initial vector. Two vectors are said to be co-initial vectors when their initial point is the same. अब देखो ये सारे चारों वेक्टर है, उनका इनिशियल पॉइंट देखो क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट जीरो, मतलब ओ, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। वेक्टर ए बी सी डी सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल। चलो, सबका डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम है। डायरेक्शन सेम भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इनको को इनिशियल वेक्टर ही बोलेंगे क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेजर टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर और अ रियल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी वेक्टर को हम एक नंबर से या फिर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि एक नंबर या एक स्केलर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि नंबर क्या होता है? नंबर इज समथिंग विच हैज जस्ट वैल्यू, मैग्नीट्यूड। नंबर का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं। तो स्केलर भी तो वही है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं। बट एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? बहुत इजी होगा। Multiplication of a vector with a scalar or a real number is a valid operation. When we multiply a vector with a real number, then the result of a vector quantity whose magnitude is equal to the magnitude of original vector multiplied with the number. ठीक है, if real number is positive, then the direction of resultant vector is same as the original vector. But if the number is negative, then the direction of resultant vector becomes opposite to the original vector. एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद किसी को नहीं समझ में आई ये बात है। चलो, एक वेक्टर है 2a। अब ये 2a में ये जो a है, a वो तो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये 2 क्या है? ट्वाइस a, 2 टाइम्स a। मतलब ये जो वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड को हमने डबल कर दिया। डायरेक्शन का क्या हुआ इसमें? डायरेक्शन डबल होता है क्या कभी? नहीं। डायरेक्शन थोड़ी मल्टीप्लाई होता है किसी से, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है। सो डायरेक्शन वही रहेगा बट मैग्नीट्यूड डबल हो गया। सपोज एक वेक्टर a है जिसको, सॉरी, एक वेक्टर b है जिसको मैंने बना दिया -3b। तो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ b हैज बिकम 3 टाइम्स, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गया। समझ में आया? मतलब यू कैन मल्टीप्लाई योर वेक्टर विथ एनी स्केलर और एनी रियल नंबर। द ओनली इफेक्ट of multiplication of a scalar or a number with your vector is that the magnitude of your original vector will change.
अगर तुमने 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर 1 से छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तुम्हारे वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड उसका कम हो जाएगा। जैसे हाफ ए कर दूंगा मैं तो ए का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर जो स्केलर या रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर जो स्केलर या रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी साइन नेगेटिव है, जैसे -3 भी हमने देखा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। बस यही इफेक्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये लोग ने बताया, देख लेते हैं। इन लेटर चैप्टर मतलब इसके बाद वाले कुछ चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत बार पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया वेक्टर ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में पढ़ लिया खत्म, इसका एप्लीकेशन थ्रू आउट फिजिक्स 11-12 चलता रहेगा। वी शैल डिफाइन वन फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड एज लीनियर मोमेंटम। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, बाय मल्टीप्लाइंग मास विथ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करने वाले हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को नेम्ड एज लीनियर मोमेंटम बाय मल्टीप्लाइंग मास विथ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो लीनियर मोमेंटम इज रिटन एज p is equal to mv. The only difference is there is an arrow over p and v because we know that linear momentum is a vector quantity, तो उसके ऊपर एरो डालना जरूरी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मास तो एक नंबर है सिर्फ। ठीक है, और v वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके ऊपर एक एरो है, मतलब हुआ ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ वेक्टर, ऑफ अ नंबर विथ अ वेक्टर। मास तो एक नंबर होगा सिर्फ। ठीक है, ओके। तो मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर यील्ड्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, सिर्फ वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी तुम्हारी। फाइनल आंसर का अभी भी मैग्नीट्यूड होगा, फाइनल आंसर के पास अभी भी मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के बाद भी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन डायरेक्शन भी हो। इसके लिए जो फाइनल आंसर है उस वो वेक्टर ही रहेगा। तुम स्केलर मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर से तो वो वेक्टर का डायरेक्शन लॉस नहीं हो सकता। हाँ, इफ एट ऑल द स्केलर यू आर मल्टीप्लाइंग इज जीरो, देन यू विल गेट अ जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। जैसे अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ढूंढ रहे हो, बॉडी का मास ही जीरो है, मास जीरो है तो मोमेंटम कैसे आएगा? ठीक है ना, इजी है बहुत। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पे समझना बहुत इजी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बट इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज अ वेक्टर, नॉट स्केलर प्रोडक्ट। ये दोनों ये बिल्कुल एक नई चीज है, स्केलर प्रोडक्ट जो हमने अभी तक की नहीं है वो आगे करेंगे। बट फोर्स इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विथ अ वेक्टर, product of a scalar with a vector, that is product of mass and acceleration, where mass is scalar but acceleration is a vector। अब किसी बॉडी का मास तो जीरो हो नहीं सकता कभी, राइट? तो ये नल वेक्टर होगा नहीं कभी। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बिकम जीरो, फोर्स विल बी जीरो। तो जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता वहां पे फोर्स नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स इस पे कोई कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब फोर्स भी एक प्रोडक्ट है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, रिमेंबर दैट। When this rule is combined with unit vectors, then it becomes useful to represent the vector quantities। ये बहुत 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 अच्छी बात बताई है लोगों ने कि ये जो रूल है, कौन सा रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर। इसको जब हम यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देते हैं तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल हम लेंगे, नंबर मल्टीप्लाइड विथ अ यूनिट वेक्टर becomes magnitude of the vector and the unit vector represents its direction। जैसे कि सपोज मैं लिखता हूं 10 i cap। what is 10? 10 is the magnitude
व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज द डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में आई कैप? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, 10 मैग्नीट्यूड है, आई कैप डायरेक्शन है, राइट? तो ये जो 10 आई कैप है, 10 आई कैप, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट है। मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है या एक स्केलर होता है, डायरेक्शन एक वेक्टर होता है, यहां पे आई कैप यूनिट वेक्टर है। तो we can easily use the concept of unit vectors, and we can take this unit vector and multiply it with a scalar or a number, and we can get a product of a scalar and a vector very easily. अगर नेगेटिव साइन होगी तो साइन ऑपोजिट टू द यूनिट वेक्टर आ जाएगी। जैसे अगर मैं लिखता हूं -10 i कैप, -10 i कैप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाइड बाय -i कैप। और -i कैप क्या है? -i कैप इज द डायरेक्शन x डायरेक्शन, बट ऑपोजिट टू x एक्सिस, ऑपोजिट टू द पॉजिटिव x एक्सिस, दैट इज x डैश डायरेक्शन, x डैश डायरेक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखो, a is equal to 10 i cap represents a vector of magnitude 10 units along positive x-axis. b is equal to -12 i cap represents a vector of magnitude 12 units along the negative x direction. Later we shall learn to write vectors in general form in terms of i cap, j cap and k cap unit vectors. So we are beginning with a very important topic, that is addition of vectors. सो देखो, ये जो चैप्टर है ना वेक्टर्स, इसको यू कैन मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, क्योंकि इतना डीप जा सकते हैं इसके, इतने सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक। बट ये वास्ट टॉपिक को गवर्न करने वाले जो रूल्स है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे मैंने तुम्हें अभी तो सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया, अब हम जाके वेक्टोरियल एल्जिब्रा शुरुआत कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन की सारी मेथड कर लेंगे, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट? हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर पहले ही कर लिया, अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिर आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर दोनों अलग चीज है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां तक अगर तुम्हें सारा चीजें क्लियर हो गया, कौन सी चीज है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक अगर तुम्हें सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाती है, अच्छा, उसके बाद भी कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये भी समझ लो, चलो ये भी हम डाल देते हैं, तो तुम्हारा वेक्टर एल्जिब्रा कंप्लीट हो जाता है। मतलब आगे आने वाले 4-5 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि दे विल डिफाइन योर नॉलेज ऑफ वेक्टर फॉर द रिमेनिंग जर्नी ऑफ फिजिक्स इन योर लाइफ, because we are frequently going to come across vector quantities, and if you skip vectors, if you don't understand, if you skip and if you just give up on vectors, that means you are closing doors to so many of concepts of physics which involves vector algebra. So don't do that. ऑल्दो जितना भी डिफिकल्ट लगे चीजें यहाँ पे, हमको उनको एक एक करके इजीली समझ के फिर आगे बढ़ना है, एंड ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और मैं आराम से इस पे वीडियोस बनाना चाहता हूँ irrespective of your school exam dates or whatever, because I think that ये सब लॉन्ग लास्टिंग चीज है, इसको हमें अगर थोड़ा टाइम लेके पढ़े तो ये आगे आने वाले सारी जो क्वांटिटीज है उसके कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर कर देंगे। ठीक है, cool. So let's start with the first step in our vector algebra, that is addition of vectors. And the first method, there are two methods of addition of vector. You can add vectors with any of the two methods, okay? जहाँ पे तुम्हें जो convenient लगता है तुम वो method use कर सकते हो. But yes, you will be facing questions based on both the methods. The first method is triangle method and the second method is parallelogram method. आप लोग ये दोनों मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन फेस कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल मेथड से इजीली सॉल्व होते हैं
और कुछ क्वेश्चंस पैरेललोग्राम मेथड से इजीली सॉल्व होते हैं। मोस्टली पैरेललोग्राम मेथड्स को प्रिफर किया जाता है, लेकिन ट्रायंगल मेथड को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें दोनों मेथड्स अच्छे से समझनी पड़ेगी, ये बात क्लियर कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ट्रायंगल मेथड स्किप कर दूंगा क्योंकि वो बोरिंग है, पैरेललोग्राम मेथड मेरे को अच्छी लगती है तो मैं वही करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें दोनों मेथड आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ थियरी भी है, उसको भी तुम्हें नोट करना पड़ेगा क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। बट न्यूमेरिकल्स आर द कोर ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स बेस्ड है न्यूमेरिकल्स पे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट वीक है, तुम सिर्फ थियरी रट्टा मार के जाओगे और फिजिक्स में तुम अच्छे मार्क्स लाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। थियरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए तुम्हारी थियरी स्ट्रांग होनी चाहिए और तुम्हारा जो एनालिटिकल पार्ट है फिजिक्स का वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। थियरी को एनालाइज करना आना चाहिए, तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल मेथड। देखते हैं कि कैसे मैं इसको इजी बनाता हूं तुम्हारे लिए, एंड दैट विल बी आवर टुडेज लास्ट टॉपिक, ट्रायंगल मेथड। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं पैरेललोग्राम मेथड से शुरुआत करूँ। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑन ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर। मतलब हम अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें वेक्टर्स का और दो वेक्टर को हम किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स बना दे, किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स बना दे अगर हम दो वेक्टर्स को, विथ विथ अच्छा ब्रैकेट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विथ द टेल ऑफ वन ऑफ द वेक्टर लाइंग ऑन द हेड ऑफ द अदर। मतलब दो वेक्टर को हमें एक ट्रायंगल की दो साइड्स इस तरीके से बनानी है ज्योमेट्रिकली कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल पे लाई करेगा। ठीक है, एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पे लाई करेगा। द रिजल्टेंट मतलब हमेशा ना ये वर्ड तुम्हें काफी आने वाला है आगे, रिजल्टेंट 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 रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब होता है सम। डिफरेंस को भी रिजल्टेंट बोलते हैं, सम और डिफरेंस। रिजल्टेंट इज बेसिकली द रिजल्ट, द आउटकम। ठीक है, तो बार बार ये वर्ड यूज होगा रिजल्टेंट, तो प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड विद दिस वर्ड। वो लोग डायरेक्टली बोल सकते थे द सम ऑफ टू वेक्टर्स, बट सम इसलिए नहीं बोलते बिकॉज ट्रायंगल मेथड हम डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम रिजल्टेंट वर्ड ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज कलेक्टिवली इट मीन्स सम और डिफरेंस। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिर्फ एडिशन हमें मैग्नीट्यूड का नहीं करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ऐड करना है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। वाओ, जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास दो क्वांटिटीज है और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, उनका एडिशन कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का जब एडिशन होता है तो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड ऐड नहीं होते, उनके डायरेक्शन भी ऐड होते हैं। और ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है, डायरेक्शन ऐड कैसे हो सकते हैं? तो ये जो काम है ना, ये काम आसान कौन करता है हमारे लिए? वेक्टर्स। वेक्टर एक ऐसा टूल है जो डायरेक्शन को ऐड करने में हेल्प करता है। और वो डायरेक्शन कौन से टूल से ऐड करेंगे? ट्रायंगल मेथड से। सो ट्रायंगल मेथड बहुत सिंपल मेथड है। वो क्या बोलता है कि दो वेक्टर ले लो जिसको ऐड करना है। ठीक है, दो वेक्टर ले लो जिसको ऐड करना है, उनके डायरेक्ट जो दो वेक्टर है तुम्हारे ओरिजिनल वेक्टर, उनके डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, उनके डायरेक्शन को एज इट इज रखो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि पहला वेक्टर ले लो और उसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल पे रख दो, तो तुम्हारे ट्रायंगल के दो साइड रेडी हो जाएंगे। अब ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए
पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड से हेड को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, और यहां पे एक वेक्टर बना दो रिवर्स ऑर्डर में। वो जो रिवर्स ऑर्डर वाला जो वेक्टर होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट, मतलब सम और डिफरेंस ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। समझ में आया? ये ट्राइंगल लॉ है। अब आई एम श्योर कि बहुत लोगों को एग्जाम्पल की जरूरत होती है, नहीं तो समझ में नहीं आता, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें। तो हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, इनको हमें ऐड करना है यूजिंग ट्राइंगल मेथड। ये देखो, ये वेक्टर ए है जो यहाँ पे है, ये वेक्टर बी है जो यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं, एक ही स्पेस में है, बट दे आर डिफरेंट वेक्टर्स, इनका डायरेक्शन भी अलग अलग, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले दोनों के ओरिजिन को मिला लो ऐसे, ये वेक्टर बी यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, ठीक है। वी कैन ज्वाइन हेड ऑफ वेक्टर ए टू द टेल ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, अब क्या करो पता है, ये जो वेक्टर बी है ना, इसको ऐसा स्लाइड करो, ऐसा ये स्वूश साइड होके यहां पे आ जाएगा। देखो कैसे, ये जो वेक्टर बी है ये स्लाइड होके यहां पे आ जाएगा। कैसे? ये दोनों का जो ओरिजिन जो यहां पे है, इसको थोड़ा हटाना है, वेक्टर ए को मूव नहीं करना है, वेक्टर बी को ऐसा स्लाइड करना है। कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में स्लाइड करके उसको तुम यहां पे लेके आओ, इधर। ठीक है, ये वेक्टर बी का न्यू पोजीशन हो गया। समझा क्या किया? वेक्टर बी को स्लाइड करके इसके अपने नए पोजीशन पे। अब नए पोजीशन पे कुछ ऐसा दिखेगा, वेक्टर ए यहाँ पे, वेक्टर बी यहाँ पे, दिख रहा है तुम्हें? ये न्यू पोजीशन है। अब एक तीसरा वेक्टर बना दो, ए के टेल को और बी के हेड को ज्वाइन करने वाला, बट उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स होना चाहिए। कैसे? देखो, ए का हेड यहाँ पे, बी का हेड यहाँ पे, तो सी का हेड यहाँ पे नहीं होगा, तो ये तो एक ही ऑर्डर हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में मतलब सी का हेड बी के हेड के साथ है, तो ये जो सी है ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ये है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, समझ में आया ट्राइंगल लॉ? नहीं समझ में आया तो ऐसे ड्रॉ करके कुछ स्क्रिबल करके ट्राई करो समझने की इसको। ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे आगे, और भी एग्जांपल्स आएगा, हमको क्लियर हो जाएगा ये। बट मुझे लगता है कि अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं। And then the third vector C is drawn from the tail of vector A to the head of vector B, and it represents the sum of A and B. In this method, three vectors form a triangle, and that is why this method is called triangle method of vector addition. In figure 4.1, we can see that C is equal to A plus B. In figure 4.1, we can see that C is equal to A plus B. In this method, vectors are joined head to tail. Vectors are joined head to tail, and that is why sometimes we refer it as head to tail method. ठीक है, ये मेथड में वेक्टर्स को हेड टू टेल हम ज्वाइन करते हैं, इसलिए इसको हेड टू टेल मेथड भी हम बोलते हैं। सो C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये वाले डायग्राम से हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं, यही है ट्राइंगल मेथड। ठीक है, चलो एक फिगर पता है यहाँ पे, ग्राफिकल प्रूफ ऑफ वेक्टर एडिशन बीइंग कम्यूटेटिव बाय ट्राइंगल मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव का मतलब है कि तुम a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, तुम्हारा आंसर c ही होगा। मतलब दो वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो तुम, फिर भी तुम्हें सेम सम मिलेगा, और जो सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, मतलब हमें वेक्टर सी ही मिलेगा। मतलब वेक्टर एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव है। वेक्टर एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव। देखो, यहाँ पे वेक्टर ए यहाँ पे और वेक्टर बी इधर है, मैंने वेक्टर ए को ऐसा ऊपर की तरफ स्लाइड कर दिया, इधर चला गया, वेक्टर बी को लेफ्ट में स्लाइड कर दिया, यहाँ पे चला गया। फिर भी अगर मैं उनको ऐड करता हूँ ट्राइंगल लॉ से, तो मुझे दोनों केस में जो वेक्टर सी मिलता है उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो आंसर वो ही होगा। ठीक है, चलो लेट थीटा be the angle between vectors a and b, and alpha be the angle between the resultant vector c and a। जरा यहां पे देखो,
वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा लिया है। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल थीटा। देखो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो हम ये वेक्टर भी ले सकते हैं, आई एम सॉरी, हम लोग ये एंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, क्यों हमने ये एंगल नहीं लिया मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत इजी। देखो यहाँ पे हेड टू टेल मेथड यूज किया। अगर ये वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट किया तो ये वेक्टर ए यहाँ पे आ जाएगा। देखो, अब वेक्टर ए की पोजीशन ये हो गई, ठीक है, और वेक्टर बी की पोजीशन तो ये है ही। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी देखो, ये कौन से वेक्टर है? को इनिशियल वेक्टर, पॉइंट क्यू उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जब कॉमन हो जाता है उनका, उनकी टेल जब कोइंसाइड करती है, जो एंगल बनता है वही एंगल हमें लेना है हमेशा, याद रखना। ठीक है, और वो अगर एक्यूट एंगल है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चीजें और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो वी हैव टेकन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी एज थीटा, एंड हाउ द एंगल इज टेकन जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। अच्छा, वैसे ही वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसको हमने क्या ले लिया? अल्फा। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे क्या है देखते हैं। Let the vectors A and B be represented by adjacent sides PQ and QS of a triangle PQS. एक triangle PQS की adjacent sides है A और B vectors. In figure 4.3, respect, अच्छा वो तो देख लिया. According to the triangle method of vector addition, resultant of the vector that is C is represented by the side PS. ये रहा, तो ये resultant है, ये vector A है, ये vector B है, विच इज टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर है, देख लो। पी एस का डायरेक्शन क्या है? देखो, पी क्यू क्यू एस, याद रखो एक चीज मैं बता देता हूँ, पी क्यू इस डायरेक्शन में है, क्यू एस इस डायरेक्शन में है, ये सब कुछ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पी क्यू क्यू एस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एस पी होना चाहिए एक्चुअली इन द नेक्स्ट साइड, बट इट इज टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पी एस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो हमेशा याद रखना, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है, जो रिजल्टेंट है, दैट विल ब्रेक द ऑर्डर, दैट विल ब्रेक द ऑर्डर, दैट विल ऑलवेज बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट सेंस, with respect to the two vectors which are to be added, that is a and b, opposite to a and b. Let us drop a perpendicular SR on the side PQ extended to point R. तो हमने क्या किया, यहाँ S से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पी क्यू को आगे एक्सटेंड किया, पॉइंट आर पे ये परपेंडिकुलर मीट कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है। इन फिगर 4.3 वी कैन सी दैट क्यू एस इज इक्वल टू बी, क्यू एस इज इक्वल टू बी हमें पता है। फ्रॉम ट्राइंगल क्यू आर एस वी कैन राइट दैट, ये क्यू आर एस अगर ट्राइंगल हम लेते हैं, इसको ध्यान से देखना, क्यू आर एस, तो क्यू आर एस में हम लोग एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं बी के बीच में, क्यू आर के बीच में और थीटा के बीच में। क्यू आर ये साइड है, ये वाली साइड क्यू आर, बी ये वाला साइड है, और ये है तुम्हारा थीटा, और ये 90 डिग्री यहां पे। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, व्हाट इज क्यू आर एंड व्हाट इज क्यू एस और बी? क्यू आर इज द एडजेसेंट साइड and QS is the hypotenuse. Now, which trigonometrical ratio relates adjacent with hypotenuse? Cos theta. Cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. तो cos theta हो जाएगा adjacent which is QR upon hypotenuse which is vector B. QS is vector B, right? ठीक है, तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी? B cos theta. B cos theta, यहाँ पे सिर्फ B का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं B cos theta. ठीक है, तो QR is equal to B cos theta. अच्छा, what about SR, this opposite side? अगर हम लोग SR और वेक्टर B और थीटा को रिप्रेजेंट, मतलब रिलेट करने की कोशिश करें, तो SR is opposite to theta and QS is the hypotenuse. ऑपोजिट और हाइपोटेनियस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिलेट करता है? सो दैट इज साइन थीटा. साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. So sin theta is equal to opposite is SR and hypotenuse is vector B. ठीक है, so B sin theta is equal to SR. तो हमें SR की वैल्यू मिल गई, हमें QR की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली है SR की वैल्यू? लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डायग्राम में ताकि क्लियर रहेगा। SR की वैल्यू मिली है B sin theta,
क्यू आर की वैल्यू मिली है बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है, further we can write that PR is equal to a plus b cos theta. PR is equal to a plus b cos theta. Can you write that? See, PR is PQ plus QR. PQ is vector A and QR is b cos theta. राइट। अच्छा, एस आर वी ऑलरेडी नो एज बी साइन थीटा। अब पूरा ट्राइंगल देख लो एक साथ, पी आर एस। कैन यू सी ट्राइंगल पी आर एस विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल आर? सो कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दैट? व्हाट डू यू गेट व्हेन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। पी एस क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ए प्लस बी कॉस थीटा क्या है? पी आर स्क्वायर। और आर एस द होल स्क्वायर, आर एस क्या है? बी साइन थीटा द होल स्क्वायर। इसको हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। मतलब हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। The magnitude, not the direction, the magnitude. We cannot get both together. We have to find magnitude separately and direction separately. For finding magnitude, we are using this triangle law. And triangle law का ये derivation है कि कैसे हम magnitude निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का। जो दो वेक्टर का हमें magnitude पता है और उनके बीच का एंगल हमें पता है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा द होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख लो। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो वी गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा एज इट इज यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, नाउ if you see the magnitude of magnitude of c is it is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। क्योंकि इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ट्राइंगल लॉ या ट्राइंगल मेथड की हेल्प से हमें c का मैग्नीट्यूड पता चल गया बस। बट उसकी जो प्रोसीजर है, उसका जो डेरिवेशन है, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया। So final magnitude of the resultant word देख लो, magnitude of the resultant is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। अब इसमें I will tell you the meaning of the terms involved. Okay, what is c? C is the magnitude of resultant। तुम्हें ऑलरेडी मैंने बताया रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। उसका डायरेक्शन यहां से नहीं समझ में आएगा, सी का डायरेक्शन क्या है। ए और बी वेक्टर के सम, ए और बी वेक्टर का सम जो है उनका जो रिजल्टेंट है दैट इज सी। सी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन नहीं पता है अभी तक। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया ना एटलीस्ट। सी इज अ, ये पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ सी है। एनीवेज, ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, एक्यूट वाला एंगल। जब दोनों को को इनिशियल पोजिशन में रखेंगे तब जो एंगल बनता है वो वाला एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऑब्ट्यूज भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट दैट इज सम ऑफ ए एंड बी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से तुम किसी भी दो वेक्टर का सम निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया तुम्हें फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ? डेरिवेशन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डेरिवेशन तुम्हें पूछ सकते हैं। डेरिवेशन के ऊपर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके लिए। Above equation can be used to calculate the magnitude of resultant of two vectors at a certain angle.
फर्दर इन ट्राइंगल पी एस आर वी कैन राइट द फॉलोइंग. अब देखो डायरेक्शन की बात करेंगे. tan अल्फा इज इक्वल टू एस आर बाई पी आर. पूरा ट्राइंगल पी आर एस देखो, उसमें अल्फा की पोजीशन देखो. विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑपोजिट है एस आर और एडजेसेंट है पी आर. सो tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. Opposite upon adjacent. Opposite is SR, adjacent is PR. So tan alpha is equal to B sin theta upon PR, which is A plus B cos theta. तो ये अल्फा क्या है? एंगल अल्फा रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर सी. मतलब सी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी क्यू या वेक्टर ए कितना है वो भी हमें ये इक्वेशन से पता चल जाएगा. तो ये ऊपर वाले इक्वेशन में वी कम टू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. और ये वाला जो फॉर्मूला है tan अल्फा, इसमें भी कम टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. तो दो दो फॉर्मूला हो गए बिकॉज अ वेक्टर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एक वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से पहचानते हैं. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अलग है और डायरेक्शन का फॉर्मूला अलग है. डायरेक्शन एंगल के रिस्पेक्ट से होता है, मैग्नीट्यूड नंबर्स के रिस्पेक्ट से होता है. ठीक है. सो tan अल्फा, इसमें जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा. तुम बोलोगे सर ये इनवर्स कहां से आ गया और ये इनवर्स ढूंढते कैसे हैं? ये हम पता चल जाएगा हमको कैसे ढूंढना है इसको. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे हमें बहुत सारे आगे चीजें करनी है, उससे पहले मैं कुछ चीजें ऑलरेडी बताऊंगा तुम्हें. ठीक है. बट रिमेंबर दैट अल्फा इज द डायरेक्शन of resultant vector C and C is the magnitude of resultant vector C. ठीक है. मतलब C को हमने वेक्टर C को हमने C, वेक्टर C को हमने C which is magnitude of vector C and alpha which is direction of vector C के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. ये दोनों फॉर्मूला से, ये दोनों फॉर्मूला इसको नोट कर लेना. एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं. इसका ये डायग्राम इसको भी ले लेते हैं. ठीक है. चलो. PQRS is a parallelogram. PQRS क्या है? पैरेललोग्राम. ठीक है. दिख रहा है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है तुम्हें? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इतनी प्रॉपर्टीज इनफ है. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ऑफ कोर्स नॉट, बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट एंगल्स के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चंस में एंगल का कोई इतना खास काम होता नहीं है. होता है, तुम पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब पढ़ोगे, पैरेललोग्राम लॉ, तो एंगल का भी काम आएगा, वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है. लेकिन इस क्वेश्चन में तो एंगल का कोई डायरेक्ट काम दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एंगल की बात नहीं करेंगे. लेकिन जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो तो यहाँ पे डेफिनेटली काम आएगी. ठीक है. तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है. क्यू एस और पी आर उसके डायगोनल्स है. क्यू एस और पी आर उसके डायगोनल्स है. हमें क्या शो करना है? पी आर प्लस क्यू एस माइनस टू क्यू आर इज इक्वल टू जीरो. पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस माइनस टू क्यू आर इज इक्वल टू जीरो. तो ये प्रूव करने के लिए आई वॉन्ट यू टू look at certain things, okay, certain vectors over here. पहले तो ट्राइंगल लॉ हमने अभी पढ़ा है, तो ट्राइंगल्स को ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. तो पहले तो ये क्यू एस जो वेक्टर है, क्यू एस वेक्टर, ये कौन से ट्राइंगल में आता है? तुम बोलोगे सर ये क्यू एस वेक्टर पी क्यू एस में आता है. मैं बोलूंगा पी क्यू एस में तो आता ही है, लेकिन क्यू आर एस में भी तो आता है. तो इन ट्राइंगल क्यू आर एस बाय ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ लिखेंगे तो चलेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखेंगे तो भी चलेगा. बाय ट्राइंगल लॉ, देखो एक बात देखो, ये जो वेक्टर है क्यू आर और ये जो वेक्टर है आर एस, ये एक ही डायरेक्शन में, लेकिन क्यू एस वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि क्यू एस इज इक्वल टू, वेक्टर क्यू एस इज इक्वल टू
वेक्टर क्यू आर प्लस वेक्टर आर एस, वेक्टर क्यू आर प्लस वेक्टर आर एस इज इक्वल टू वेक्टर क्यू एस। ये हमें ट्राइंगल लॉ बोलता है, ट्राइंगल लॉ बताता है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया यहाँ पे कैसे अप्लाई किया मैंने। तो क्यू एस एक जो पहला वेक्टर था, और दूसरा जो वेक्टर है पी आर। ठीक है, सो इन ट्राइंगल पी आर कौन से ट्राइंगल में लेना है हमको? पी आर हमें ट्राइंगल में लेना है पी आर एस में, इन ट्राइंगल पी आर एस बाय ट्राइंगल लॉ, पी आर एस बाय, इन ट्राइंगल पी आर एस बाय ट्राइंगल लॉ। एक बात याद रखना, इन पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तुम बोलोगे सर ये पी एस का तो डायरेक्शन ही नहीं पता हमको। पी एस का डायरेक्शन क्यू आर से इक्वल होगा। क्यों? क्यू आर और पी एस इक्वल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, पैरेलल मतलब उनका डायरेक्शन भी सेम है। तो पी एस का डायरेक्शन ये होगा पी टू एस। अब तुम ट्राइंगल पी आर एस देखो, पी आर और आर एस एक ही डायरेक्शन में, पी आर और आर एस एक ही डायरेक्शन में, पी एस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पी एस रिजल्टेंट है। ठीक है, तो पी एस is equal to PS is equal to PR plus RS। PS is equal to PR plus RS। कोई डाउट है इसमें? राइट, परफेक्ट है ये। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सी वी वांट PR प्लस क्यू एस, तो PR की वैल्यू निकाल लेंगे ना। सो PR क्या हो जाएगा? PR वेक्टर इज इक्वल टू PS वेक्टर माइनस आर एस वेक्टर। सेम एल्जिब्रा जैसा, आर एस को उधर शिफ्ट किया, माइनस हो गया, पी आर की वैल्यू निकल गई। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पी आर वेक्टर पी आर प्लस वेक्टर क्यू एस, पी आर वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर विल बी इक्वल टू पी एस माइनस आर एस, पी एस माइनस आर एस प्लस, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, एक साथ लिखना सही है। पी एस माइनस आर एस जो है पी आर की वैल्यू, प्लस क्यू एस की वैल्यू क्या है? क्यू एस प्लस आर एस, क्यू एस प्लस आर एस। ठीक है, आर एस और माइनस आर एस कैंसिल हो जाएगा। सो हमें मिलेगा पी एस प्लस क्यू एस, पी एस प्लस क्यू एस। ठीक है, अच्छा, क्यू एस जो वेक्टर है क्यू एस, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। प्रूव करना है पी आर प्लस क्यू एस इज इक्वल टू, सॉरी, पी आर प्लस क्यू एस माइनस टू क्यू आर, माइनस टू क्यू आर। अच्छा, क्यू आर यहां पे है और हमारे पास आ गया पी एस प्लस क्यू एस, पी एस प्लस क्यू एस। ओके ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये जो पी एस वेक्टर है ना, पी एस वेक्टर, उसकी जगह मैं क्यू आर भी तो लिख सकता हूँ, क्यू आर प्लस क्यू एस लिख सकता हूँ ना ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू एस क्या है? क्यू एस रिजल्टेंट है, क्यू एस तो दोनों साइड से कट जाएगा, फिर पी आर प्लस क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू एस। तो मुझे माइनस टू क्यू आर कैसे मिलेगा? चलो चेक करते हैं इसको। कि मैंने एक बहुत ही फालतू मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। क्यू एस की वैल्यू क्यू आर प्लस आर एस है, तो ये क्यू आर है। ठीक है, हो गया, प्रूव हो गया अपना। सो ये क्यू आर है। मैं वही सोचूं यार, इतनी घटिया मिस्टेक कैसे मैं कर सकता हूँ। सो पी एस प्लस क्यू आर होता है ये, और ये भी हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू क्यू आर। सो पी आर प्लस क्यू एस माइनस टू क्यू आर, टू क्यू आर को वो साइड ले लेंगे, इज इक्वल टू जीरो। यही हमें प्रूव करना। ठीक है, समझ में आया? सो ट्राइंगल लॉ हमने अप्लाई किया, सिंपल है। और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल,
मतलब अगर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स वाले जो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहता है, इसलिए वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हमने यूज की है। सो यहाँ तक तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया वेक्टर्स का अच्छे से। अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है वेक्टर का पूरा एल्जेब्रा समझने के लिए मुझे और 2 से 3 वीडियो लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे जा सकते हैं। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा मोशन इन अ प्लेन का फाइनल पार्ट रहेगा, एंड देन विल बी मूविंग टू लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्लोली स्लोली विल गो अहेड। अच्छा, साथ में अभी पैरेललोग्राम लॉ समझने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम लोग ने शुरुआत तो कर दी है, बट वी आर येट टू derive all the formulae which are important formulae, डबल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले। तो ये सारे फॉर्मूले अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। सो वेक्टर में भी इसको काम आएगा, मतलब हम लोग ऐसे सिंक्रोनिसिटी में चलते रहेंगे। ऑल्दो हमारी स्पीड शायद थोड़ी कम है, लेकिन हमारा सिंक बहुत अच्छा जा रहा है मैथ्स और फिजिक्स में, क्योंकि जो दोनों टॉपिक्स में समझने वाली चीजें हैं वो हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं। और एंड बेसिक मैथमेटिक्स तो अपना हो ही गया है, लॉग्स और तुम्हारा कैलकुलस, तो तुम्हें कोई इश्यू नहीं है अभी आगे बढ़ने से। ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।